ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋੜਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋलन ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਦ੍ਰਿष्टिकोण ਨਾਲ देखते संजय जी? सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू जम्मू जी। मैंने इस आंदोलन को कई दृष्टिकोण से देखा और जो खास तौर से सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है या आगे के लिए सीख है वो है आंदोलन को अगर आप सिविल सोसाइटी की ताकत के रूप में देखें। लोकतंत्र को सजग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी समाज में मजबूत सिविल सोसाइटी हो। सरकार एक अपना पक्ष रखती है और ये भी खतरा होता है, दुनिया भर में देखा गया है कि सरकार किसी मामले पे अड़ियल हो सकती है या सरकार के पास ब्रूट मेजॉरिटी होते हुए वो कई बार गलत लोगों के हाथ में उनके एजेंडा को भी फॉलो कर सकती है। इसका तोड़ लोकतंत्र में हमेशा है कि सभी लोगों में एक डायलॉग हो। वो डायलॉग जब टूट गया तो सिविल सोसाइटी को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हमने इस आंदोलन को दो तरह से देखी। आप एक तो खास तौर से आजकल चर्चा चल रही है कि गांधी का क्या महत्व है, तो इस आंदोलन ने गांधीवाद की जीत तय की है। पहली बात, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गांधी के शांति वाले तरीके से कुछ नहीं हो सकता था और सिर्फ जो लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। देश निश्चित तौर पे सभी के कंट्रीब्यूशन से आज़ाद हुआ, लेकिन गांधी का रोल कुछ और है, क्योंकि जो दुनिया के हथियार के सबसे बड़े निर्माता सप्लायर थे, उनको अकेले हथियार से जीतना, अगर बहुत सारे लोग भी खड़े हो जाते तब भी शायद संभव नहीं होता। 1857 में हमने देखा है कि हम लोग लड़े, हथियार से लड़े, लेकिन देश अलग अलग हिस्सों में, जाति, राजाओं के बीच में, क्षेत्रों के बीच में बटा हुआ, तो बड़ी आसानी से हमारी इतनी बड़ी बड़ी शहादतों के बावजूद हमें दबा दिया गया। तो दोबारा से अगर हथियार की लड़ाई होती और पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति थी, तो फिर से हम एक जाल में फंस सकते थे जहाँ शायद और हमारी आज़ादी लंबे हो जाती। तो गांधी जी ने एक तो ये किया कि आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी ब्रिटिश की और एक रास्ता खुला रखा बातचीत का। तो सीखने की चीज़ है। अब हम देखें किसान अंदोलन के बारे में। संजय जी, एक गल मैं इत्थे कहना चाहना, जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੀੜ ਤੋੜਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ना उन्होंने डाक सिस्टम वरतना, कोई चीज़ नहीं वरतनी। हाँ जी, वो तो बिल्कुल बहुत बड़ी प्रेरणा है। मतलब मैं खुद जाके देख के आया हूँ और वो समझे। आज तक भी लोग चाय नहीं पीते उनमें से बहुत से लोग, इसीलिए क्योंकि वो अंग्रेज चाय लेके आए। तो वो तो बहुत बड़ी बात है। पर ठीक है, किसी समय पे वहाँ से सीख के, ये हमें पता तो नहीं लगता कि गांधी जी ने कभी क्रेडिट तो शायद उसको ना दियो और हमें पता करना चाहिए। लेकिन ये कि हाँ, जो एक लड़ाई है उसके पीछे नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो गांधी ने जो परंपरा छोड़ी, वो आज वो अब से 50-60 देश दुनिया के आज़ाद हुए, आज भी हम में जो प्रोटेस्ट की ताकत पैदा की है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, वो वही धरोहर है। कुछ लोग उससे बहुत परेशान होते हैं कि प्रोटेस्ट अच्छा नहीं है, पर किसी भी समाज के युवा की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है। और हमें तो दुर्भाग्य से हम लोग ऐसे हायरार्किकल थिंकिंग के लोग हैं, हम घरों में बच्चों को भी प्रोटेस्ट को और डिसेंट का स्पेस नहीं देते। हमें कल्चरली सीखना चाहिए, तभी एक नया हिंदुस्तान बनेगा, नया समाज बनेगा। दूसरा बात एक और है संजय, आप डिसेंट की बात कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट सेशन देख रहा हूँ तो देखता हूँ कि जो राज्यसभा के 12 मेंबर हैं उनको सस्पेंड कर दिया पूरे सेशन के लिए।
वो रोज प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी बात सुनने वाला नहीं। पहले ये शर्त लगा दी कि पहले आप माफी मांगो, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। ये क्या तरीकाकार है? देखिए बिल्कुल आप एक अजीब तरह का समाज बनता जा रहा है जहाँ पे उन लोगों को पसंद किया जा रहा है जो सख्त फैसले लेने की बात करते हैं, जबकि पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म सख्त के लिए बना ही नहीं था। अगर आप पार्लियामेंट्री कमिटीज को देखेंगे तो हमें नहीं पता, सारे अलग अलग पार्टीज के लोग अंदर बैठ के आराम से सारे मामलों को सुलझा लेते हैं जब वो कमिटीज के लेवल हाँ पे काम जी। होता है। और जब वो पब्लिक के प्रदर्शन के लिए आता है तो सब लोग धुआंधार दिखाते हैं। लेकिन वैसे भी के समाज में बड़ी टूटन आ रही है, डायलॉग टूट रहा है। मैं एक प्रोफेसर के नाते अपने छात्रों को पढ़ाता भी रहता हूँ कि जो एल्गोरिदम है डिजिटल मीडिया हाँ। का, एल्गोरिदम ने क्या किया, आपको अकेला छोड़ दिया। आपके विचार, आपकी प्रेफरेंसेस, आपने जो सर्च किया, आपके पास वही इस तरह की नोटिफिकेशन आएंगे, तो आपको दूसरी साइड पता ही नहीं है। हम जैसे जब अखबार में होते थे, चाहे हमारा पर्सनली हमें पसंद ना हो, लेकिन दूसरे विचार का आर्टिकल भी छपता था, दूसरे विचार के लोगों से भी हम बात करने जाते थे। उससे क्या होता था, एक स्वस्थ समाज बनता था, डायलॉग होता था। अब किसान आंदोलन पे अब लौट के आते हैं। हाँ। तो किसान आंदोलन की एक दूसरी बहुत बड़ी जीत है सिविल सोसाइटी, जो मैंने छोटा एक रेफरेंस दिया था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे सब जगह की मुझे शायद जानकारी नहीं हो, लेकिन ये जेपी मूवमेंट के बाद सिविल सोसाइटी के सबसे बड़े मूवमेंट्स में से एक है। आप कोई इस पे सहमत असहमत हो सकता है कि किसान सही थे नहीं थे, उस पर क्या होना चाहिए, तो वो एक अलग विषय है जिस पर टेक्निकल कमिटीज बैठी है। लेकिन किसानों ने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया गांधीवादी हथियार से कि कितनी भी ताकतवर सत्ता हो, उसको बातचीत करने के लिए झुकाया जा सकता है। और अच्छा हुआ, मैं तो एक तरह से प्रधानमंत्री को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत देर से ये समझा, लेकिन उन्होंने ये बात समझी कि सिविल सोसाइटी के सामने आपको झुकने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि वैसे भी प्रधानमंत्री या बहुमत कौन होता है, एक बड़ी मजेदार बात है कि बहुमत कौन होता है। बीजेपी को 25 करोड़ वोट मिली है, 140 करोड़ लोगों के देश में 25 करोड़ वोट मिली है। तो आप सोचिए कि वो सारे जो और लोग हैं, क्या वो सचमुच में बहुमत है? क्या 75, क्या मतलब 70 या 71 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है? नहीं कर रहा। बहुत सारे विचार। तो जो सत्ता है वो लगभग एक बड़े भाई की तरह, हम लोग अपने परिवार के संदर्भ को समझें तो एक बड़े भाई के लिए बड़े भाई को जिम्मेदारी, हाँ भाई सारे भाइयों से बात करके मिलजुल के फैसला कर लेना। अब ये चरित्र घटता जा रहा है। जो कंसेंसस बिल्डिंग, वाजपेयी जी में एक आर्ट थी कंसेंसस बिल्डिंग, कंसेंसस पे काम नहीं होता। और कंसेंसस पे अगर काम नहीं होगा तो हमारा आर्थिक एजेंडा जिस तरह से पीछे पिछड़ रहा है वो नहीं आगे आ पाएगा, क्योंकि आपको स्टेट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और वहां पे जब राजनीति इस तरह की हो जाएगी, दोष राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति में छोटा करना किसी को बुरा है। राजनीति तो बहुत अच्छा प्रोसेस है। संजय, कमाल की बात तो यह है कि आप कंसेंसस की बात कर रहे हैं। इस देश में तो अब कारपोरेटाइजेशन को सभी कुछ जो देश ने कमाया था, एक पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था, उसको तो सारा डिसमेंटल करके दो चार जो कारपोरेट है उनके हाथ सौंपा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए अब इस एक शब्द पिछले 20-25 साल से उभरा है दुनिया में, और उसे हम बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। हाँ। कैपिटलिज्म, बड़ी कमाल की बात है कि कैपिटलिज्म के वाले जो बड़े बड़े प्रणेता वो खुद भी कहते हैं कैपिटलिज्म की बहुत सारी असफलताएं हमें दिखने लगी हैं और कुछ सुधार भी हुआ क्या है, कैपिटलिज्म को मजबूरी में वेलफेयरिज्म की तरफ जाना पड़ रहा है। तो आज वो लाइन टूट गई है कि सोशलिस्ट क्या है वो, हाँ एक मॉडल निकल के आ रहा है, खूब तेजी से देश कमाए, सरकार के पास साधन आए और वो सबसे नीचे के लोगों पे लगाना शुरू करे, एक नया बाजार क्रिएट करे। अब हमारा क्राइसिस क्या हो गया है कि आप अगर सारे जो आंकड़े देखेंगे तो हमारे देश के सिर्फ 20% लोग इफेक्टिव नागरिक हैं आर्थिक रूप से, वो पार्टिसिपेट करें, 80% लोग मार्केट से बाहर हैं। तो और उसमें फिर एक क्रोनी कैपिटलिज्म को और स्पेस खड़ा हो जाता है। उनके लिए तो खाने की समस्या है बहुत बड़ी। आप देखिए एक तरफ शेयर बाजार इतनी जोर से जा रहा है और दूसरी तरफ लोग बेरोजगार हो रहे हैं या आधे मतलब उनको अधूरे किस खेती में जाके उनको लौट के जाना पड़ रहा है। तो वो बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है और इसके लिए साफ साफ है सरकार को इंटरवीन करके लोगों को मदद पहुंचानी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। तो टोटल आप समझते हैं कि जो आंदोलन चला किसानों का, इसने क्या लेसन इससे क्या ड्रा करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है इसे 3 तरह से देखें। सबसे पहले सिविल सोसाइटी जय हो, सिविल सोसाइटी के लिए सम्मान की भावना पैदा होनी चाहिए और इन्हें नहीं है तो वो जो अपनी ताकत से दिखा देंगे। पिछली बार के उदाहरण में क्या हुआ कि लोगों को जाति धर्म का दोष दे के आप उनको तोड़ दिया। बच्चे थे, यंगस्टर्स थे,
बड़े अजीब अजीब तरह के केस लगा दिए उन पे। बहुत बहुत बुरा लगता है एक टीचर के नाते, एक पत्रकार के नाते भी, जैसे सिविल सोसाइटी पे ही काम करना होता है। लेकिन खैर किसानों ने उसकी भरपाई कर दी। एक तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरा ये है, निश्चित तौर पे खेती में सुधार की जरूरत है। तो अब अगर हमारी बात कोई समझ सकता है तो मैं तो ये कहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि वो किसानों से कहें आप ही अपना प्रपोजल भेज दीजिए, फिर चर्चा करते हैं। हम तो अपनी तरफ से कुछ कह ही नहीं रहे। तो सुधार का एजेंडा लोगों के इन्वॉल्वमेंट से शुरू, क्योंकि वो नई नई ऊर्जा है, किसानों ने भी इतनी मेहनत की, इतना समझा है, दुनिया भर के मॉडल्स को समझा है, वो भी बहुत जानकार है इस मामले में। उनकी तरफ से प्रपोजल आने दें, सरकार अपना पक्ष बताए, टाइम ले। और तीसरा ये है कि खेती का जो ये एजेंडा जो आज हम जिस पे हम बात कर रहे हैं कि सुधार तो होना बिल्कुल जरूरी है, वो क्या सुधार हो, वो सुधार के लिए एक रूपरेखा बने और तुरंत इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए। देखिए, खेती का जो मामला, मैं भी खेती करने वाला परिवार से हूँ, तो किसानों के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। जो इनपुट की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो जो किसान की जो जिन्स है, जो वो कमोडिटी जो बेचते हैं, मार्केट में लाते हैं, उनका जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसीलिए किसान जो इस देश में सुइसाइड करता है। जो एजिटेशन हुआ किसानों का 1 साल से ज़्यादा चला, इसमें सभी मामले जो एक साथ थे, एक एक करके जुड़ते गए, तो तभी इतना बड़ा आंदोलन ये हुआ। तो आप क्या सोचते हैं कि इस क्राइसिस के बारे में जो किसानों के ऊपर चल रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए? जो कोरोना काल था, जो किसी सेक्टर ने कुछ किया तो एग्रीकल्चर ही था जिसने फिर भी परफॉर्म किया, और कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाया। तो चाहिए तो ये था कि इस सेक्टर को और स्ट्रांग किया जाए, लेकिन बातें उल्टी दिशा में थी। अब मैं थोड़ा सा जब मुझे इसको अलग तरह से देखता हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हमें, अगर आप देखेंगे एनसीआरबी का जो डेटा है वो ये बताता है इस बार कोरोना काल में किसानों से ज्यादा आत्महत्याएं व्यापारी की हुई हैं। अब आप व्यापारी, सच में तो कुछ लोगों को छोड़ के सभी लोग क्राइसिस में थे, खासतौर से डिजिटल मीडिया के लोग थे वो क्राइसिस में, उन्हीं डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वही लोग कुछ कर पा रहे थे। मुझे लगता है हमें सोचना पड़ेगा गंभीरता से कि एक मिनिमम इनकम गारंटी का प्लान देश के सामने लाना पड़ेगा। मैं खुद भी अपने मिशन में इस पे काम कर रहा हूँ और हमने कुछ कैलकुलेशंस भी लगाई हैं कि कितने पैसे लगा के आम आदमी को दे के कितना उसका रिटर्न हो सकता है। कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत ये बताते हैं कि नीचे के 20% लोगों पे जो मनी ट्रांसफर है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव असर लाती है। अब दुर्भाग्य की बात देखिए कि हमने ट्रिकल डाउन थियरी को मानते रहे, और ट्रिकल डाउन थियरी ये कहती है कि जब ऊपर के लोगों में पैसा आएगा तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ऐसा हो नहीं रहा। तो सीधे सीधे हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके मामले में ऑलमोस्ट फ्री गारंटीज देनी पड़ेगी। अभी एक सर्वे आया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्वे है, जो NSSO का है, उसमें कहा गया कि 15% लोग और नीचे चले गए। बिल्कुल गरीबी की रेखा से नीचे चले गए लोग। तो अब आप इसका अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकते। आप, जब रोटी का सवाल है, शिक्षा, लोगों के भविष्य का सवाल, तो हमें तुरंत मदद पहुंचानी पड़ेगी। और अब दुर्भाग्य से वो मदद हम समय पे और पर्याप्त पहुंचा नहीं पाए। तो और वो अगर यही सिस्टम, यही विश्वास रहेगा तो फिर नहीं पहुंचेगी। और हमें जो एक दो चैलेंज हमारे सामने, एक हाई ग्रोथ रेट हो और दूसरी ये कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, किस अनुपात में हो। नहीं, हाई ग्रोथ रेट तो हो जाता है हमारे देश में, कई बार हुआ है, आगे भी हो सकता आएगा। अब थोड़ा अच्छा कोरोना का समय निकल चुका है, उम्मीद है कि अच्छा होगा। ओमिक्रॉन का भी निकल जाएगा मेरे को लगता है। लेकिन जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो नीचे हैं, उनके बारे में बात कब होगी? ऐसा कुछ हो नहीं रहा। उसके लिए कुछ, लेकिन कुछ आप, मैं बताऊं, बड़ी शुभ कुछ संकेत आ रहे हैं चुनावों से, जिन्हें लोग पॉपुलिस्ट मानते हैं। और हालांकि मैं तो आर्ग्यू करने को तैयार हूं कि वो बिल्कुल एक गलत फहमी में लोग। पश्चिम बंगाल में एक चुनाव में मुद्दा आया कि हर महिला के खाते में कुछ पैसा ट्रांसफर करने की बात आई थी। मुझे पता नहीं अभी लागू हुआ नहीं हुआ, बात आई है तो देर सवेर करना पड़ेगा। पंजाब में ये चर्चा आने लगी है। राजस्थान में सबका हेल्थ केयर फ्री कर दिया है, चिरंजीवी योजना एक मॉडल है। ये मॉडल्स देश के सामने आएंगे। अगर महिला के खाते में भी देश अगर पैसा ट्रांसफर करने की बात सोच ले, और मैं इसमें अंबानी की महिला को भी शामिल कर रहा हूँ, सिर्फ 5.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। और 5.5 लाख करोड़ खर्चे से जो समाज में परिवर्तन आएगा, जो एम्पावरमेंट होगा, उसके रिजल्ट बहुत खूबसूरत है। मतलब मैं तो इस कैलकुलेशन के लिए तैयार हूँ, एक एक चीज पे वर्कआउट करवा सकते हैं
कि इसे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें वो गारंटीज के बारे में सोचना ही पड़ेगा। वहीं से शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों का न्याय, उनमें आत्मविश्वास, खेती करें या कुछ और करें। आज ये कि हम करें, खेती करें, अगर आप खेती फायदे की नहीं है तो आपके विकल्प तो हो, आप भूखे क्यों मरे। खेती वैसे भी हमारे देश की कल्चर का हिस्सा है। तो खेती भी सपोर्ट हो, लेकिन खेती इस तरह से सपोर्ट हो कि जो लोग उसमें नहीं रह पा रहे वो भी अपने जीवन को अच्छा नहीं चला पाए। संजय जी, एक बात कहने को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है कि पीएम ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो 2 करोड़ को रोजगार तो मिला नहीं। जो इन्होंने बेरोजगारी बढ़ गई उल्टा। नोटबंदी की थी, उससे बेरोजगारी बेतहा बढ़ी है। बिल्कुल। उसका कोई हल तो हो नहीं रहा। तो इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ना होगा, ये तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक और बात, जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे भी बेरोजगारी बढ़ने लगी। बिल्कुल कुछ सो इसके बारे में सोचना होगा क्या जो बेरोजगार युवा है हमारे देश का, विदेश की तरफ भाग रहा है, कब तक ये भागता रहेगा। विदेश में भी तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बेरोजगारी को तो खत्म करने का एक तरीका ये है कि आप दो तरह से काम करें। एक तो ये है कि आपकी ग्रोथ रेट हाई हो, और दूसरी साथ के साथ आप सरकार जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना में कुछ चीज़ों को बिल्कुल फंडामेंटल माने। और वो है, आईएलओ के एक सर्वे में बताया गया कि आप अगर दो तीन चीज़ों की गारंटी कर देते हैं, और वो एक है, सबसे पहले लगभग सभी लोगों को बहुत सस्ती अच्छी शिक्षा, और रेलेवेंट, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं मोशी मिशन में। और हमने एक मॉडल भी क्रिएट किया है जहाँ हम लोगों की विजडम बेस्ड लर्निंग हमने बनाई है। थोड़ा थोड़ा वो चलने लगा है। वो कम्प्लीटली जो लोगों को समाज के लिए, काम के लिए रेलेवेंट बनाने की शिक्षा है, और लगभग फ्री जैसी। दूसरी ज़रूरत है कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इस तरह से दी जाए लोगों को कि लगभग फ्री हो, क्योंकि इंसान सबसे मतलब अमेरिका तक में सर्वेज बताते हैं कि अगर आप 3 4 5 दिन बीमार पड़ जाए तो अमेरिका की बहुत सारी पॉपुलेशन बीपीएल हो जाती है। तो हमारे देश में तो और भी बड़ा खतरा है। तीसरा है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, सस्ता और त्वरित न्याय, जस्टिस इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ये 3 4 चीज़ों पर सीधे जब अगर हमारा इंटरवेंशन, सरकार लोगों को मदद पहुंचाएगी, तो ये गरीबी की पीड़ा कम की जा सकती है। और वो लोग, और इनकम गारंटी की बात मैं पहले ही कह चुका। तो हम जो किसान आंदोलन हुआ जिसने सफलता प्राप्त की है, आगे भी उसके कई एजेंडे अभी अनफिनिश्ड हैं। जैसे एमएसपी का मामला है, बिजली जो बिल आने वाला है, और कुछ और मामले हैं। तो ये मामले, इनको कैसे हल किया जाएगा। एमएसपी का मामला तो अभी बड़ा मामला है। 2 स्टेट में एमएसपी मिलती है, पंजाब और हरियाणा में। थोड़ी वो भी ढाई फसल पे मिलती है, एक गेहूं पे और दूसरे धान पे और तीसरा कॉटन पे। बाकी तो जो 20 25 और फसलें होती हैं उन पे तो मिलती नहीं। इसलिए ये बड़ा इशू रहेगा। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया ये जाए। देखो, इतना सीधा तो सवाल है नहीं, क्योंकि अगर हम जब एमएसपी किसी फसले पर देते हैं, उसका एक नुकसान ये होता है कि दूसरी फसलें लोग उगाते ही नहीं। तो एक तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक बड़ा व्यापक होना चाहिए, और उसके लिए एक बाजार तैयार होना चाहिए। बाजार हमारे पास, चलो पंजाब हरियाणा तो देश के अग्रणी हैं, इनके पास तो बाजार है, और जगह पे नहीं है। जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो मैं देखता हूँ तरह तरह की फसलें होती हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको कोई सिस्टम तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि कुछ तो सुरक्षा हो उनको, जो कुछ वो पैदा कर रहे हैं। तो वो उसके लिए एमएसपी गारंटीज एक अच्छा माध्यम है, लेकिन उस पर चर्चा करके एक एक फसल पे, एक एक चीज पे आपको जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल केरला गवर्नमेंट ने कुछ किया है इस हाँ, बारे केरला में। गवर्नमेंट ने वो गारंटीज का मामला, हाँ। बड़ी लकीली उनको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता। हाँ। वो अपने आप ही इतना अच्छा खूबसूरत बैलेंस बना हुआ है उसमें कि उन्हें वो पैसा मार्केट इंटरवेंशन का तरीका उन्होंने बनाया हुआ है। और मुझे तो याद है, गडकरी जी के भाषण मुझे याद है, वो खुद कहा करते थे हम एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाएंगे। हो सकता है सरकार ने कोई, लेकिन वो हमें जमीन पे तो दिखती आई नहीं कोई ऐसी स्कीम। जमीन पे दिखती नहीं है। तो फाइनली मैं चाहता हूँ कि आप इस आंदोलन से आगे को, फ्यूचर में इस आंदोलन कैसा ये लोगों की मदद कर सकता है। ऐसा कोई और आंदोलन होना चाहिए या क्या होना चाहिए। आप इस आंदोलन से क्या देखिए, सीख रहे हैं? मैं तो आंदोलन से ये कहता हूँ, लोग अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन आंदोलन से कई अच्छी बातें होती हैं, और वो होते रहने चाहिए। पहली बात तो, आंदोलन एक तरह से आप मानिए कि लोकतंत्र का प्राणायाम है, नहीं तो उसमें ऊर्जा नहीं आने वाली। दो काम होते हैं इससे। एक तो नया नेतृत्व उभर के आता है आंदोलन से हमेशा। हाँ। हम लोग खुद पुराने पड़ जाते हैं, घिसी पिटी बातों में, घिसे पिटे स्वार्थों में घुस जाते हैं।
जब आंदोलन आता है तो उसमें एक नई पीढ़ी, एक नया युवा, एक नेतृत्व आता है, नई ऊर्जा आती है। इस आंदोलन में औरतें बहुत बड़ी गिनती में आई। मैं कह रहा हूँ इतना शुभ है औरतों का आगे आना समाज में कि आप देखिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, पूजा तो नहीं कहूँगा, सम्मान कहूँ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूजा तो हम करते रहे लेकिन फिर भी बुरा हाल कर दिया हमने। सम्मान अगर नारी का कई पीढ़ियां सुधरती है, क्योंकि आपका जो भावनात्मक गुरु है पहला वो महिला है, माँ है, माँ दुनिया की प्रथम गुरु है। अगर माँ सशक्त हो गई तो हमारी तो जनरेशन ही सुधर गई, आपने संस्कृति को सब कुछ है। तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं आगे आएं और वो हमारा नेतृत्व करें। हमें उम्मीद है, ऐसी क्रूर महिला भी होती है लेकिन उनमें एक मातृत्व का जो प्रेम का भाव है वो शायद समाज को अच्छा बनाने में मदद करेगा। तो इस आंदोलन से मेरे ख्याल अच्छी बातें बहुत ज़्यादा निकली हैं, तो वो समाज को गाइड भी करेंगे, एक नई लीडरशिप का भी मामला। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल ये आंदोलन ने जो लोगों को सीख दी है, जो बहुत जिद्दी लोग थे उनको भी रास्ता दिखाया। मेरे ख्याल अगर हमारा देश मिडिल पाथ की बात होती, कंसेंसस से काम करने लगे तो इस देश में अच्छी बातें होने लगेंगी। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। श्रीलंका में एक सर्वोदय मूवमेंट है, जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय मूवमेंट। श्रीलंका के 1/3 गाँव में सब कुछ कंसेंसस से तय होता है। 1/3 80 आर्य रत्ने जयप्रकाश नारायण के फॉलोअर, वहाँ के मैक्सेसे अवार्डी, मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है। उन गाँव में लोग मर्डर तक अपने आप बैठ के सुलझा लेते हैं, कंसेंसस से, वहाँ कोई डिवीजन नहीं होता। तो ये तो कल्चर पैदा होनी चाहिए कि सभी मतों का सम्मान है। कोई हमें प्रारंभिक रूप से कोई भी मत खराब लगता है लेकिन हमें चर्चा करके मूल विचार पे आना चाहिए कि हमें चाहिए कैसे। एक इस आंदोलन की खासियत रही है कि जो एक गांव में झगड़े होते थे वो बहुत कम हुए। लोगों ने बहुत पुराने जो झगड़े थे उनको वहीं बैठकर हल किया है। तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता था पंजाब और हरियाणा के बीच में, वो भी नैरेटिव इस बार नहीं चला। अब फिर उसको दोबारा फिर रिवाइव करने की कोशिश हो रही। वैसे देखिए, आंदोलन की एक गति होती है, आंदोलन एक उद्देश्य के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर लोग दोबारा से अपने अपने विचार के लिए अपनी अपनी बातें कहें, लेकिन एक उद्देश्य पे साथ आना चाहिए। आपको याद हो तो एक विचार आया था कांग्रेस को डिसबैंड कर दो। हाँ। गांधी जी का वो बात ठीक थी। अन्ना आंदोलन का कुछ लोग फायदा उठा गए, असल में वो डिसबैंड होना चाहिए था। या जो भी लोग आंदोलन में आते हैं उन्हें एक बात सोचना चाहिए कि जनता के बीच जनता के मुद्दों को उठाना भी राजनीति है, सत्ता ही राजनीति नहीं है। जिस दिन ये भ्रम टूटेगा, गांधी जी बात कहा करते थे कि सत्ता को समाज से गाइडेंस मिलनी चाहिए, अब हम उल्टा चला रहे हैं। अब इस सत्ता में तो क्या है, 4 आदमी आके बैठ गए, वो हमें किधर से भी चलाएं। समाज से सहमति लेना आसान नहीं है। और वो भी ऐसा समाज जिसके दिल में धर्म हो, धर्म का मतलब है जिसके दिल में आदर्श राजनीति हो, आदर्श उद्देश्य हो। संजय जी, हमारे शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर आप जयपुर में कोई नई बात देखें हमारे लिए, समाज के लिए यूजफुल हो, तो उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। आप कुछ और मामलों में भी खोज कर रहे हैं, तो कभी भी कोई चीज़ सोसाइटी के लिए अच्छी हो तो हम उसके लिए अपने दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा, उन पर चर्चा करेंगे। मुझे शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, इनकम गारंटीज, इन सब के मामले में हम काफ़ी काम कर रहे हैं और हम इन मुद्दों पर दोबारा से कभी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू जी।